everyone, you are watching my YouTube channel and Dr. Duresh Shewar is here. Okay. आज हमारी वीडियो का मकसद बिल्कुल डिफरेंट है और आज इसमें आपको डिफरेंट आवाज़ें भी आ रही होंगी क्योंकि एक प्रोफेशनल वीडियो नहीं, एक बिल्कुल कैजुअल वीडियो है। और आज मैं इस वीडियो में आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो कि सोशल मीडिया पे जब मैं अपना क्लिनिकल पेज रन कर रही होती हूँ तो लोगों की तरफ से अक्सर कुछ सवाल आ रहे होते हैं। तो वो एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है कि मैं टेक्स्ट पे आपको यू कैन से कि सब्जेक्ट से हट के कुछ आंसर कर सकूं। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस कि जिसमें उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल सकें। तो इस वीडियो में अक्सर शोर भी होगा बिकॉज आई एम सिटिंग इन द गैरेज ऑफ माई हाउस और करीब से काफ़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी गुजर रही हैं बाहर से, तो उसकी भी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। सो आई थॉट कि सम डे व्हेन आई विल अपलोड अ वीडियो, तो मैंने कुछ सवाल आपके सबके नोट किए हुए थे एंड हियर आर दोज क्वेश्चंस, और इन तमाम सवालों के आज मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है? ओके। जब मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जब अपने क्लिनिकल साइट पे होती हूँ, अक्सर तो मेरी एक जूनियर है जो कि उस पेज को रन कर रही होती है और कुछ सवाल जब आ रहे होते हैं वो भी देखती है, मैं भी देखती हूँ, तो वी आर लाइक दिस के नाउ व्हाट आई हैव टू आंसर देम, लाइक इतने अच्छा। अब मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ फ़न ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर करूँगी, और जो कि बड़े मासूमाना सवाल है। मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रही हूँ कि जब आप ज़ाहिर है जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो कुछ सवाल तो हैं जो आप डायरेक्टली उससे पूछना चाह रहे होते हैं, बट काइंड ऑफ दिस क्वेश्चंस आर रियली फ़नी। अच्छा जी, सबसे पहले तो जहाँ पे मेरी हर चीज़ मेंशन है कि जो एक डीएस होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से मेरा एक पेज है जो कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट करूँगी जो कि होम्योपैथिक बेस्ड होगा तो उसका नाम यही होगा। फ़िलहाल मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रही होती हूँ, लेकिन जब इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में जहाँ पे पता भी है कि डॉक्टर का नाम रिटन फॉर्म में है, बायो में मेंशन किया हुआ है, क्लिनिक का नाम भी और एवरीथिंग अबाउट मी इवन इज़ रिटन देयर, इसके बावजूद व्हेन पीपल यूज्ड टू आस्क मी दैट व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट डू यू डू, सो आई एम लाइक दिस नाउ कि मैं हमेशा 2 से 3 मिनट लेती हूँ कि नाउ व्हाट आई हैव टू आंसर देम। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल सवाल लग रहा होता है कि मैं इनको क्या इसका जवाब करूँ। सो माय नेम इज़ डॉक्टर दुरेश शेहवार, और अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि इतना मुश्किल नाम है, हाउ टू प्रोनाउंस इट। लिटरली वो मुझे वॉइस टेक्स्ट करते हैं कि इसको बोलना कैसे है। तो ऑफ कोर्स वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैं सबको ये भी बताना शुरू कर दूँ कि मुझे इस तरह से पुकारें प्लीज़। तो मैं आपके ये तमाम जो मैसेजेस हैं वो इग्नोर कर देती हूँ। तो दुर्र शेहवार मेरा नाम है। अक्सर लोग जब पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि जी अ प्रीशियस पर्ल ऑफ किंग। व्हेन आई वाज एट स्कूल, आई थिंक आई वाज एट 7th क्लास में थी मैं, और मेरी पाक स्टडीज़ की टीचर थी। जब मैंने उनको अपना नाम बताया, अपने उस नाम का मतलब बताया, तो वो नेक्स्ट डे आके उन्होंने उसकी पूरी मुझे हिस्ट्री बताई थी, और उसके बाद मुझे अपना मैंने बहुत स्पेशल फ़ील किया कि वाओ, आई एम दैट्स सो वर्दी नेम एक्चुअली। अच्छा जी, उन्होंने मुझे बताया कि दुर्र शेहवार के मतलब क्या है और इसकी हिस्ट्री इस नाम की क्या है। उन्होंने बताया कि पिछले ज़माने में जब बादशाह होते थे उनका एक ताज होता था, और उस ताज में एक बड़ा वाला जो उनका एक हीरा या स्पेशल मोती जो कि सबसे कीमती होता था, वो जब उसमें जोड़ा जाता था उनके ताज में तो उसको कहते थे दुर्र शेहवार। तो ये हिस्ट्री जानने के बाद मुझे बहुत ही स्पेशल फ़ील हुआ कि ओह माय गॉड, दिस इज़ रियली गुड टू नो। और एक और जो बड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन होता है आप लोगों की तरफ से, वो ये कि आर यू सिंगल और मैरिड? सो इसका जवाब ये है कि आई एम नॉट मैरिड येट, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल बी। तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी जब एक परफेक्ट टाइम आएगा उसका। इसके अलावा जब मुझे बहुत से होम्योपैथी को स्टडी करते हुए ही स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, वो जब देखते हैं कि हमारी एक सीनियर जो हैं वो इस तरह से सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, चूँकि होम्योपैथी को अभी उतनी तवज्जो हासिल नहीं हुई है। बच्चे जो इवन होम्योपैथी पढ़ रहे होते हैं वो अभी तक कंफ्यूज है कि व्हाट दे हैव टू डू एक्चुअली इन फ्यूचर फॉर अर्निंग एंड फॉर लिविंग थिंग्स। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है, बट आई विल इंगेज यू गाइज इंशाल्लाह। तो वो मुझे फिर कांटेक्ट करते हैं कि आपने क्या पढ़ा और आप किस तरह से इस तरह से सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा हुआ था कि वहाँ पे मैसेजेस में उनको रिप्लाई करना
बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि क्या मैं सबको बताती फिरूँ कि मैं ये कर रही हूँ या मैं इस तरह से कर रही हूँ। सो दिस वाज़ अ गुड वे टू एलैबोरेट एवरीथिंग। वो ये कि मैंने बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस किया हुआ है। अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि क्या डीएचएमएस के बाद हम ये सब कुछ कर सकते हैं? डीएचएमएस एंड बीएचएमएस ये होम्योपैथी की फील्ड में ही 2 डिसिप्लिन्स हैं। डीएचएमएस चूँकि ओल्ड स्कूल वर्जन यू कैन से उस तरह से हैं, एंड बीएचएमएस जो है वो डिग्री बेस्ड स्टडीज़ है, और वो अब चूँकि हर फील्ड में हर चीज़ थोड़ी अपग्रेड होती है, तो बीएचएमएस होम्योपैथी में एक अपग्रेडेड फॉर्म है स्टडी करने के हवाले से। तो आई हैव डन बीएचएमएस, बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस। इसके बाद मैंने जनाब लाहौर के ही म्यो हॉस्पिटल, आपने सुना होगा उसको, बड़ा रीनाउंड अदारा है मेडिकल स्टडीज़ के हवाले से, केई किंग एडवर्ड, ठीक है, वहाँ से मैंने रेडियोलॉजी स्टडीज़ की हुई है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर होम्योपैथी एंड रेडियोलॉजी को आपने किस तरह से इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की। सो वो ये था कि मैं हमेशा से एजुकेशन में ख़ुद को लिमिट नहीं करना चाहती थी। मेरा ये यकीन था कि आपको आप कोई भी स्टडीज़ करते हैं, आपको उसमें मज़ीद स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। चूँकि मेडिकल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आप सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि मैंने हमेशा से क्लिनिक तो करना है। तो रेडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की जब ज़रूरत पड़ती है, तो एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की भी बहुत हद तक ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहती थी कि मैं उसमें भी थोड़ी एक्सपर्ट बनूँ, जिसकी वजह से मैंने रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाला एक कोर्स कर लिया। तो उसने मुझे बहुत फ़ायदा भी दिया बहुत हद तक, और उसने मेरी जो स्किल्स थी उसको भी इम्प्रूव किया। मैंने खुद में बड़ा एक पॉजिटिव चेंज फ़ील किया, अपने नॉलेज में भी, अपनी पर्सनालिटी में भी, और ओवरऑल होम्योपैथी की फ़ील्ड में भी। अब सवाल ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि अगर आपने रेडियोलॉजी पढ़ी, आपने होम्योपैथी पढ़ी, तो अभी आप डर्मेटोलॉजी एंड लेज़र एस्थेटिक्स की फ़ील्ड में जॉब कैसे कर रही हैं? जो कि अभी फॉर द लिविंग थिंग आई एम डूइंग दिस थिंग। मतलब यू कैन से कि मैंने बेसिक स्टडीज़ कुछ की, मैंने फिर उसके बाद प्रैक्टिकल स्टडीज़ कुछ की जो कि रेडियोलॉजी थी, और उसके बाद अब मैं जो लिविंग के लिए अपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो जॉब कर रही हूँ वो भी एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। सो इन तमाम चीज़ों को मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ था, किस तरह से अभी तक ये चल रहा है। वो ये कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ होम्योपैथी को पढ़ते हुए ही हमारे कॉलेज में एक ऐसा यू कैन से कि सेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि होम्योपैथी में जो स्किन के हवाले से जो मेडिसिन्स हो सकती हैं, उसमें एक वर्कशॉप थी फॉर 1 वीक। वो मैंने डर्मेटोलॉजी की लाइक होम्योपैथी डिसिप्लिन में ही, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के थ्रू ही स्किन से मुतल्लिक एक वर्कशॉप थी, वो अटेंड की। और उसमें मुझे और उस वर्कशॉप ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया स्किन के हवाले से, या स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के हवाले से आप किस तरह से एक मास्टर बन सकते हैं या स्किलफुल स्टडीज़ ले सकते हैं। तो वो एक मेरे पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया था। इसके बाद जब चूँकि मैं रेडियोलॉजी में मशीन हैंडलिंग को जानती थी, ठीक है, आपको ये जानना पड़ता है कि आप किस तरह से बड़ी-बड़ी मशीन जैसे कि सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, और मैमोग्राफी की जो मशीन होती है या एक्स-रेज़ मशीन्स होती हैं, उसको हैंडलिंग भी आपको सिखाई जाती है। तो वो भी मेरे पास एक स्टडीज़ थी, उसका भी एक्सपीरियंस था मेरे पास। और फिर जब मैंने अमेरिकन एस्थेटिक एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने लेज़र्स या डर्मेटोलॉजी की एक एडवांस फील्ड होती है, दैट इज़ एस्थेटिक लेज़र फील्ड, ठीक है। मैंने उस इदारे से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली लेज़र्स में, जो कि डर्मेटोलॉजी से मुतल्लिक थी। चूँकि मेरा होम्योपैथी में, डर्मेटोलॉजी में तो एक रह चुका था एक्सपोज़र। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडवांस फील्ड, जब चूँकि ये एलोपैथिक डोमेन में आता है सब कुछ, लेकिन लेज़र्स एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसको आप कोई भी, इवन डेंटिस्ट भी अब कर रहे हैं, डीपीटी वाले भी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट भी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट होम्योपैथ्स। तो लोगों को ये बड़ा इश्तियाक था जानने का कि हम आखिर जाने कि आपने तो होम्योपैथी पढ़ी हुई है, तो आप आखिर इतनी एडवांस फील्ड में कैसे हैं। सो ये सारा जर्नी था मेरा। मैंने कभी भी अपने स्किल्स को या पढ़ने के एतबार से, या मैंने कभी भी ख़ुद को लिमिट करने का नहीं सोचा था। आई केप्ट डूइंग एवरीथिंग, आई केप्ट डूइंग समथिंग, और मेरा ये यकीन था कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और जब तक कि आप किसी चीज़ में मास्टर नहीं बन जाते। सो नाउ टुडे आई एम डूइंग अ जॉब, अ वेरी गुड जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, इन अ मेडिकल एस्थेटिक लेज़र फील्ड में, जहाँ पे मैं तमाम एस्थेटिक लेज़र ट्रीटमेंट्स परफॉर्म कर सकती हूँ।
सो अक्सर स्टूडेंट्स फिर मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि अभी चूँकि आप डर्मास्थेटिक लेज़र की फ़ील्ड में हैं, तो फिर आप होम्योपैथी को कैसे प्रैक्टिस कर रही हैं या आप अपने क्लिनिक को किस तरह से रन कर रही हैं? तो उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी चूँकि फ़िज़िकली मेरा कोई भी क्लिनिक नहीं है, होम्योपैथी को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अभी चूँकि मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं क्लिनिकल, ठीक है, जो कि मेरे जॉब के हैं, उसको भी टाइम देना, फिर अपनी फैमिली को टाइम देना, फिर उसके साथ-साथ होम्योपैथी को चूँकि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ है जो कि मैंने इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में ये प्रैक्टिस करनी भी है। प्रैक्टिस करने से मुराद है कि अपना क्लिनिक स्टार्ट करना भी है, तो इसको मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही थी। उसके लिए मैं जितना मेरे पास टाइम होता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं चंद एक कंसल्टेशंस मेरी जूनियर या मैं खुद से बुक कर लेती हूँ, जब लोग अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, चूँकि अभी मेरे पास फुल टाइम नहीं है उसको देने के लिए। ज़िंदगी में हमेशा आपकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो आप उनके मुताबिक चलेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों में खुद को एंगेज नहीं करेंगे, तो आप अपनी लाइफ़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम आपके पास हाउस जॉब करना चाह रहे हैं या होम्योपैथी की प्रैक्टिस आपके सुपरविज़न में करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि इंशाल्लाह आई विल क्रिएट सम सच अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू गाइस। जब मेरा अपना क्लिनिक होगा तो मैं ये भी ज़रूर करूँगी आपके लिए। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि आपने ये सारा कुछ किस तरह से किया या किस एक सब्जेक्ट की स्टडीज़ को लेकर आपने नेक्स्ट प्रोसीड किया। तो वो मैंने आपको बड़ा प्रिसाइजली बताया कि व्हाट आई हैव डन एक्चुअली, और किस बेस पे मैंने किस तरह से फ़र्दर स्टेप लिया। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, स्पेशली होम्योपैथी, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो DHMS कर रहे हैं, लाइक डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा होता है शायद BHMS वाले बड़ी अपग्रेडेड स्टडी है। नो डाउट कि वो अपग्रेडेड तो है, लेकिन आपको अपने साथ साथ खुद को स्किलफुल करने की भी ज़रूरत होती है। साथ साथ कुछ ऐसी स्टडीज़ भी अपने साथ एंगेज करें जो कि आपको इसी फील्ड में रहते हुए फ़ायदा दे सकती हैं। जैसे बेसिक जनरल फिजिशियन को इतना इल्म होना चाहिए कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब उसने करनी है तो उसको इल्म होना चाहिए। तो इसलिए मैंने रेडियोलॉजी पढ़ी थी, ताकि मैं अपने जो स्किल्स हैं उसको मास्टरली लेवल तक पहुंचा सकूं। तो कभी भी अपनी सोच को, कभी भी अपने स्किल्स को किसी भी लेवल पे लिमिट मत कीजिए, और स्पेशली तब जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो कभी भी ख़ुद को मुख्तलिफ़ चीज़ों में एंगेज मत करें। जब आप कर रहे होते हैं कोई भी काम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, तो अपनी पूरी तवज्जो और अपना पूरा फोकस सिर्फ उसी पे रखिए। मुख्तलिफ़ चीज़ों में ख़ुद को एंगेज करेंगे तो ऑफ़ कोर्स आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में पढ़ के आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ओ, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी वो करना चाहिए। तो उससे होता है क्या कि जो वेरी बेसिक आप कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर पा रहे होते, और इस वजह से आप यू कैन से कि फिर कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो होम्योपैथी पढ़ रहे होते हैं, वो आई कैन फील यू गाइस कि आप बड़े कंफ्यूज होते हैं इस स्टेज में कि आखिर अभी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और होम्योपैथी वो ये सोच रहे होते हैं कि हम होम्योपैथी पढ़ेंगे उसके बाद हमें कुछ जॉब्स मिलेंगी। तो जॉब करने की क्या ज़रूरत है व्हेन यू कैन रन योर ओन क्लिनिक। आप अपने फील्ड में, आप अपने स्किल्स में इतना खुद को इम्प्रूव कर लें कि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करें तो वो बड़ी शानदार जाए आपकी, या फिर आप अपनी फील्ड बड़े टाइम पे इस तरीके से चेंज करें कि आपकी पिछली फील्ड या आपकी पिछली स्टडीज़ भी बिल्कुल उससे ख़त्म ना हो जाए, और फर्दर जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी पिछली स्टडीज़ के मुताबिकत रखता हो, और आप फर्दर प्रोसीड करें अपनी लाइफ में। जब आप इस तरह से एक चेन बनाते हुए जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे, और आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। आई कैन फील यू गाइस कि जब आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें, या हम लिविंग के लिए भी या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, आप क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये इन सवालों के जवाब मैं वहाँ पे आपको नहीं मैसेजेस पे समझा सकती। मुझे ये फिर अंदाज़ा हुआ कि मुझे एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है जिसमें इन तमाम सवालों के जवाब आपके साथ हों। स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि अक्सर वो अपने केसेस शेयर करते हैं कि हमें इस केस में कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दें, या एक जर्नल जब ऑडियंस से भी जब मुझे कांटेक्ट किया जाता है और वो पूछते हैं कि हमें इस मसले के लिए कोई दवाई बता दें, तो मुझे वहाँ पर एहसास हुआ था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाने की आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई, कि जब इस तरह के जो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और मैं मैसेजेस पे उसके आंसर नहीं करती, क्योंकि मैसेजेस पे मैं अपने सब्जेक्ट से हट के बिल्कुल भी कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती, तो अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि डॉक्टर शायद बहुत रूड हैं या बताना नहीं चाह रही हैं क्या है क्या नहीं। तो एक प्रॉपर प्रिसाइज वे होता है
जिसमें बताना मुनासिब भी लग रहा होता है, वो ये कि इट्स नॉट होम्योपैथी, इट्स नॉट लाइक दैट एलोपैथी कि जहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि आपके जोड़ों में दर्द है तो मैं आपको एक मेडिसिन रिकमेंड कर दूँगी, जहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि आपका ये मसला है, आपको सर दर्द है, आपको नींद नहीं आ रही तो मैं एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूँगी, यू विल टेक इट एंड यू विल गेट आउट ऑफ दैट वेरी स्टेट। तो होम्योपैथी इज़ नॉट लाइक दैट। होम्योपैथी मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक प्रॉपर केस टेकिंग पे हो रही होती है, और इस पर मैं चंद एक वीडियोस अपलोड कर भी चुकी हूँ, और अक्सर लोगों को ये मैसेज पे भी बता देती हूँ कि होम्योपैथी इज़ नॉट लाइक दैट थिंग कि जहाँ पे आप मुझे चंद एक सिम्टम्स बताएंगे, मैं आपको एक मेडिसिन बताऊँगी और उसकी बेस पे आपका वो जो मसला है वो हल हो जाएगा। चूँकि होम्योपैथी में केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट टेक्स टाइम, और इसी वजह से मैं बहुत स्पेशल बाय अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती हूँ और चंद एक केसेस ही डील कर रही होती हूँ, और वो भी सिर्फ कंसल्टेशन की बेस पे। जब आप कंसल्टेशन बुक करवाते हैं उसके बाद मैं आपके मसले को सुनती हूँ, क्योंकि वो केस टेकिंग या कंसल्टेशन 30 to 40 मिनट्स की होती है। जब तक मुझे प्रॉपर आपकी हिस्ट्री मालूम नहीं होगी, होम्योपैथी कैन नॉट टेल यू द एक्यूरेट मेडिसिन। और नो डाउट कि होम्योपैथी इतनी पावरफुल है कि वो आपके तमाम मसले को हल करने की उसमें सलाहियत होती है। सो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट द होम्योपैथी थिंग कि मैं आपको होम्योपैथी की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ बताऊँ। इट वाज टोटली अबाउट मी कि व्हाई आई डोंट आंसर देयर। एंड जब मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए फर्दर इसी स्टडीज़ में, हम और क्या करें, वो मतलब गाइडलाइन जानना चाह रहे होते हैं मुझे एक सीनियर समझते हुए, एंड आई एम रियली ग्लैड टू नो अबाउट कि वो मुझे इस काबिल समझ रहे होते हैं कि मैं उनके इन तमाम सवालों के जवाब दे सकूं। सो दिस वाज द ओनली वे कि वेयर मैं आपको एक एलैबोरेट वे में बता सकूं कि यू कैन डू दिस। एंड माई दिस मैसेज इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी जो स्टडी कर रहे हैं। आई विल लेट यू नो कि कभी भी सक्सेस जो है वो आपको आपके कंफर्ट जोन में नहीं मिलती है। आप जिस भी पॉइंट पे हैं, आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, और इफ़ यू आर सीकिंग फॉर अ गुड जॉब, you have to make it, you have to prove yourself, you have to be that confident कि आप कभी भी किसी से कम नहीं हैं। होम्योपैथी को आसान मत समझें, और होम्योपैथी डिसिप्लिन को भी आसान मत समझें। It can give you everything, you have to prove it by yourself।